बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी लेक्चर को। तो मैंने फोर्थ केस क्या देखा था, एक बार मैं रिकॉल करा दूं कि फोर्थ केस था हमारा कि अगर ये हमारा कोई करंट कैरिंग पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल है, तो ये हमारी करंट कैरिंग कॉइल है, पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन है। फिगर शोज पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ये इसका सेंटर है, ये पोर्शन सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है इस पोर्शन में। ठीक, सर्कुलर पोर्शन है, इनकम्प्लीट सर्कुलर पोर्शन है। ये सर्किल का सेंटर है, इस सर्कुलर पोर्शन का सेंटर है, ये रेडियस है आर। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी, मैं एक बार रिकॉल करा दूं। हमने निकाली थी म्यू0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। आई इसमें करंट है, आर इस सर्कुलर पोर्शन का रेडियस है, ओ इज द सेंटर, इनटू थीटा। ठीक है, थीटा जो है ये सर्कुलर पोर्शन सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है थीटा। ध्यान रखना है कि यहां पर हमने इस थीटा को रेडियन में पुट करना है। ठीक है, रेडियन में पुट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लो कोई एग्जांपल ले लें, मान लो हमारे पास ये पोर्शन है, मान लो ऐसी कॉइल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सपोज आर रेडियस का सर्कुलर पोर्शन है। एक वायर को, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, इस वायर को इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऐसे इनफाइनाइट दोनों एंड इन्फिनिटी को जा रहा है, इस वायर को ऐसा शेप दे दिया और ये एंड जो है मान लिया सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये सेंटर है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये कौन सा है, ये सर्कुलर पोर्शन है, ऐसे सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, वायर को इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को ऐसा शेप दे दिया। तो हमने निकालना है, मान लो अगर यहाँ हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमारे पास कितने पोर्शन हो गए, एक ही हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, एक ही हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और एक ही हो गया सर्कुलर पोर्शन। करंट ऐसे आके ऐसे जा रही है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, इस पोर्शन को देखूं, ये वाला जो पोर्शन है यहां से इस पॉइंट से यहां ऊपर को, ये ए बी इज द सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, तो मैं इसको देखूं, ये पॉइंट ए तक जो वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो ये पॉइंट ओ जो है इस वायर के ऊपर लाई कर रहा है। अगर वायर के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा होगा तो उस पोर्शन की वजह से फील्ड जीरो होगी। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो इन्फिनिटी को जा रहा है वायर, और ये जो इन्फिनिटी को जा रहा है, ये पॉइंट इस वायर पे उस वायर पे लाई कर रहा है। तो इन दोनों की वजह से सेंटर पर फील्ड नहीं आएगी, सिर्फ ये सर्कुलर पोर्शन प्रोड्यूस करेगा फील्ड। ठीक है, सिर्फ इस सर्कुलर पोर्शन की वजह से फील्ड आएगी। कहाँ आएगी, करंट की पाम को परपेंडिकुलर रखे, राइट पाम को करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर दो। जब आप कर्ल करोगे तो कहाँ आएगी फील्ड, इनवर्ड आएगी बच्चों, इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड आएगी फील्ड। कितनी आएगी, ये एक्सप्रेशन लगा दो। थीटा कितना लेना है यहाँ, पाई बाई 6 ले लेना है। 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6। तो फील्ड कितनी आएगी, बी इज इक्वल टू म्यू0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। आई इसमें करंट है, ये आई करंट है, इनटू थीटा। थीटा इज पाई बाई 6। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो कितनी आएगी फील्ड, म्यू0 अपॉन 24 आर, म्यू0 आई अपॉन 24 आर। ठीक है, कहाँ आएगी फील्ड, ठीक है, कहाँ आएगी फील्ड, इनवर्ड। ठीक है, यहाँ गोले के अंदर क्रॉस दिखा दिया कि फील्ड जो है वो सेंटर पे इनवर्ड है। ठीक, ऐसे इसका यूज कर रहे होंगे। ठीक, आगे न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ेगी और आगे न्यूमेरिकल देखेंगे इसके। नाउ नेक्स्ट केस है हमारा, अगर हमने फिफ्थ केस में, ये हमारी सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल की वजह से अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करना हो सपोज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने जो निकाली है एक्सिस पे, ये मेरी सर्कुलर कॉइल है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है बच्चों, आई कर रही है फ्लो। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली हमने एक्सिस के अलॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली, करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर दो, ऐसे आएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस होती हैं अलोंग द एक्सिस। 10th में भी आपने प्लॉट किया था, ऐसे डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये डायरेक्शन आपने 10th में भी निकाली है, ऐसे परपेंडिकुलर पाम को रख के फिंगर्स को कर्ल कर देंगे, ऐसे आएंगे स्ट्रेट लाइन। इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे फील्ड हमने निकाल ली है म्यू0 अपॉन 2 NI R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम इस सर्कुलर कॉइल की वजह से सिर्फ एक्सिस पे फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ फील्ड एट फील्ड सराउंडिंग में हर एक पॉइंट पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एवरी पॉइंट फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सराउंडिंग में हर एक पॉइंट पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बट कैलकुलेशन सिर्फ एक्सिस पे किया जा सकता है। सराउंडिंग में कोई भी पॉइंट दे दे वहां नहीं कर सकते हम कैलकुलेशन।
ठीक है, सर्कुलर कॉइल की वजह से। ठीक है, ये लिमिटेशन है हमारा, ये कंस्ट्रेंट है हमारा। ठीक, उतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम मैथमेटिकली हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेकिन हम पैटर्न देख सकते हैं फील्ड का। तो अलोंग स्ट्रेट होती हैं, और जैसे जैसे हम कॉइल से दूर जाते हैं तो कैसा लेती हैं, ऐसे सर्कुलर शेप लेती हैं। ऐसी कॉइल होती है सर्कल, ऐसा सर्कुलर शेप लेके घूम रही होंगी, पूरा सर्कल घूम के आ रही होंगी। ठीक है, ये ऐसा शेप होता है कॉइल का। ऐसी होंगी कॉइल। ठीक है, ऐसे सर्कुलर होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है इसके लिए। ये 10th में भी आपने प्लॉट की है। ठीक है, सराउंडिंग में अगर लाइंस प्लॉट करने के लिए कहे, करंट कैरिंग ये सर्कुलर कॉइल है, उसकी वजह से फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। क्लियर है बच्चों? नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जरा देखें ध्यान से। हमने क्या निकाला था, हमने जो फील्ड निकाला है कॉइल के एक्सिस पे, वो हमने निकाला है म्यू नॉट अपॉन 2 NI R² अपॉन R² प्लस X² टू द पावर 3/2। हमने ये फाइंड किया है। इफ यहां पर इफ x इज ग्रेटर देन R अगर हो, x क्या हो, ग्रेटर देन R, x बड़ा है बहुत, ग्रेटर देन R है, तो bx क्या आएगा जरा देखें। bx हमारा आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 NI R² अपॉन, यहां R² नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट अंडर कंसिडरेशन एक्सिस पे जहां फील्ड निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत लार्ज है, तो ये केस में x² की पावर 3/2, नीचे क्या बचेगा, x³ बचेगा। ठीक है, नीचे आपका बचेगा x³। क्लियर? अब मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, bx इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π। मैंने यहाँ 4π कर दिया। 4π करने का मतलब नीचे कितना था, 2, कितना हो गया 4π। तो मैंने कितने एक्स्ट्रा टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2π से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2π से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो इतनी ही वैल्यू से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला तभी यही बना रहेगा ना। ठीक है, तो 2π, जब 2π से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2π से ऊपर करूं, तो 2π से मैं ऊपर जब करूंगा तो 2NI और पाई ले लिया मैंने, 2π में पाई ले लिया मैंने R² के साथ, पाई R²। ठीक है, तो देखो NI R², 2π से ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने अपॉन x³। ठीक है बच्चों, अब इस पाई R² को, ये जो पाई R² है, मैं क्या लिख सकता हूं, सर्कुलर कॉइल ली थी ना मैंने, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, R उसका रेडियस है, तो पाई R² क्या हो गया आपका, कॉइल का एरिया। तो म्यू नॉट अपॉन 4π 2NIA अपॉन x²। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। इस NIA को मैं कह रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन x²। इस NIA को मैंने कह दिया m। ठीक है, वेयर m, मैंने m जो रिप्लेस किया है वो किससे रिप्लेस किया है, जरा ध्यान से देखें। मैंने m रिप्लेस किया है NIA। ठीक है, m इज इक्वल टू NIA है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I करंट इन द कॉइल, a जो है वो एरिया ऑफ द कॉइल है। ठीक है, तो मैं ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई मेरी, जो कि ये आई थी, इस एक्सप्रेशन को मैंने अनदर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा, तो मुझे क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन x²। मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान देंगे, देख ले, सारे स्टेप्स देख लें, बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से कंक्लूजन हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं, इसको अगर मैं देखूं तो इस जैसा फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है।
तो इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं बच्चों, तो ऐसा फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? μ0/4π की जगह जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट में कांस्टेंट है वो है 1/4πε0। 2m/x³ की जगह हमने पढ़ा था 2p/r³। 1/4πε0 2p/r³। यानी इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं, इस फॉर्मूले को मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर विद E is equal to 1/4πε0 2p/r³। इससे कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या चीज है अगर आप याद करें, ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था हमारा? ये चार्ज था हमारा -q, ठीक है। ये चार्ज था हमारा +q, ठीक। इसके मिड से, सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां की तरफ को था? -q से +q की तरफ को था बच्चों, याद करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आई थी? एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये ए बी डाइपोल है, कहां आई थी? अलोंग द डाइपोल मोमेंट। शॉर्ट डाइपोल का केस था, ये आई थी ई एक्सियल। कितनी आई थी ये? 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। तो 1/4πε0 की जगह कांस्टेंट ये है, 2p की जगह 2m है और r³ की जगह x³ है। डिस्टेंस r की जगह यहाँ x से रिप्रेजेंट की गई है, बस इतनी सी चीज है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दिस फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या चीज है? ये मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं इसे, इसको। अगर मैं डाइपोल प्लॉट करूं तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। एक एंड इसका साउथ पोल और एक एंड इसका नॉर्थ पोल, ठीक है। एक एंड साउथ पोल, एक एंड नॉर्थ पोल। ये इसकी एक्सिस है। जैसे वहां -q एंड +q चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वैसे ही यहाँ डाइपोल में साउथ पोल और नॉर्थ पोल आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। ये सम डिस्टेंस। और जैसे यहाँ डाइपोल मूवमेंट है P, वैसे ही यहाँ पर M जो है, यहाँ ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, कैपिटल M। इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कह सकते हैं, कैपिटल M। कहाँ होती है इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन? यहाँ होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल -q से +q की तरफ को। यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होता है हमारा कहां से कहां की तरफ को? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल है, ठीक है। इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बार मैग्नेट के अगला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसमें हम पढ़ेंगे हैं। यहाँ पे हम इसका एनालॉगी देख के एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, ये एक्सियल पॉइंट है r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ठीक है। r डिस्टेंस पे x डिस्टेंस लिए हैं, r की जगह x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। कहां आएगी मैग्नेटिक फील्ड? अलोंग द डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कहां होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को। तो दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, तो सिमिलरली M जो है यहाँ पे M जो है, वेयर M इज इक्वल टू NIA इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। M इज इक्वल टू NIA। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I इज करंट इन द कॉइल और A जो है वो क्या है? एरिया ऑफ कॉइल है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? अब ये एक्चुअली में है क्या? अगर आप ध्यान दें, हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? ये एक्सप्रेशन कहां से आया है हमारा? ये एक्सप्रेशन हमारा यहां से आया है। यानी ये जो फॉर्मूला है हमारा, किस चीज का फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। साथ में ये फॉर्मूला हमारा किसका फॉर्मूला है?
मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल का है, यही फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजें एक ही हैं। एवरी करंट कैरिंग कॉइल, इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग बॉडीज अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी करंट कैरिंग कॉइल होगी तो एवरी करंट कैरिंग कॉइल्स बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, किसी भी शेप की है, हमने यहां सर्कुलर शेप लिया है, आइदर शेप ऑफ द कॉइल इज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और एनी इर्रेगुलर शेप। कोई भी कॉइल जो होगी किसी भी शेप की, वो छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। एक एंड उसका साउथ पोल होता है, एक एंड उसका नॉर्थ पोल होता है, यानी एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, whose dipole moment is given by m is equal to NIA. N is the number of turns in the coil, I is current in the coil and A is area of the coil. ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिलेट कर दिया? डाइपोल से रिलेट करके ये शो कर दिया कि एवरी करंट कैरिंग कॉइल, इसी के नीचे कंटिन्यूड, सो एवरी करंट कैरिंग कॉइल, एवरी करंट कैरिंग कॉइल, जल्दी से लिख लें, बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, स्टॉप। द डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल इज गिवन बाय एनी शेप, जरूरी नहीं सर्कुलर शेप, कोई सा भी शेप हो। द डाइपोल, डाइपोल मतलब कौन सा डाइपोल मूवमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक, यू कैन से मैग्नेटिक, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, यहां मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ कॉइल इज गिवन बाय m इज इक्वल टू NIA। ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, n पता है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट इन द कॉइल है, A एरिया ऑफ द कॉइल है। और कौन सी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी वेक्टर है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है बच्चों, इसकी जो यूनिट है, अगर आप यूनिट देखें, n नंबर ऑफ टर्न से, इसकी कोई यूनिट नहीं, ये नंबर है। I इज करंट, एम्पियर, A इज एरिया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? Q इज इक्वल, P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस, यानी कूलम इंटू मीटर। वहां कूलम इंटू मीटर, यहाँ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखें। अगर मेरे पास ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, अगर ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसमें नॉट नेसेसरी सर्कुलर, किसी भी शेप की, मान लो ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की दिशा कहां से कहां है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहां है? देखो जरा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वही है जहां मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में आती है। ठीक है, तो ये जो हमने कॉइल है, इसके एक्सियल पॉइंट पे, इसके एक्सिस पे जो हम, जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, जो डायरेक्शन इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की है, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है। तो जैसे एक्सियल पॉइंट पे हमने फील्ड निकाली है, वैसे ही डाइपोल मूवमेंट निकलेगा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निकलेगी। कैसे निकलेगी? अपनी पाम को उठाएंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। जब आप कर्ल करेंगे तो आपका डाइपोल मूवमेंट यही आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, वहीं में डाइपोल मूवमेंट एक्ट करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट कहां है? यहाँ आउटवर्ड है। और डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां होता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इसका मतलब इस कॉइल का पीछे वाला फेस साउथ पोल है और आपके सामने वाला फेस नॉर्थ पोल है। ठीक है, ऐसे डाइपोल मूवमेंट है, देखो रिलेट कर लो, ऐसे डाइपोल मूवमेंट है
और डाइपोल मोमेंट कहाँ बताया मैंने, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इसका मतलब पीछे वाला फेस साउथ पोल, आपके सामने जो फेस है नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो कैसी करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ पोल में, जरा देखो। अब कैसे पहचानना है, अब करंट की दिशा को देख के पहचानना है। कैसी करंट है, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको बहती हुई दिख रही होगी, जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी, तो वो फेस आपका कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। और दूसरा वाला फेस जो होगा वो कौन होगा, आपका साउथ पोल होगा। और अगर मेरे पास ये है करंट, ठीक है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक, तो आपका इसको इस डायरेक्शन में जा रही है करंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखूं तो वैसे ही निकलेगी जैसे एक्सिस पे फील्ड की दिशा निकली है। परपेंडिकुलर पाम रखेंगे, कर्ल करेंगे। कहां है फील्ड, इनवर्ड है फील्ड, और इनवर्ड ही डाइपोल मूवमेंट है। तो डाइपोल मूवमेंट जब इनवर्ड है तो डाइपोल मूवमेंट कहां, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को। तो सामने वाला साउथ, पीछे वाला नॉर्थ फेस। ठीक है, तो जब भी करंट, कैसी करंट है इसमें, क्लॉकवाइज करंट, तो जिधर से क्लॉकवाइज करंट बहती हुई दिखेगी, क्लॉकवाइज का मतलब CW करंट। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज करंट है। जब भी करंट क्लॉकवाइज बहती हुई दिखेगी तो वो साउथ पोल। और जब ACW करंट, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, तो वो फेज जो होगा कौन होगा, नॉर्थ पोल होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, figure shows ACDE is a rectangular coil. ठीक है, करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल इज I, और एक साइड ये है, दूसरी साइड भी है। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ कॉइल। ठीक है, हमने कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यह निकाला जा सकता है बच्चों बहुत इजीली। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखें तो सही। एक तरीका तो यह है कि हम M इज इक्वल टू IAB बता दें, करंट इंटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, करंट इंटू एरिया, ये आ गया डाइपोल मोमेंट। कहां आया ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट जो आया हमारा, वो क्या करें, कर्ल कर दें ऐसे। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे आउटवर्ड आ गया, करंट इंटू एरिया ना, NIA लगाया है मैंने फॉर्मूला। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। M इज इक्वल टू NIA, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, एक करंट I है, और एरिया हो गया AB, साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये आ गया डाइपोल। डायरेक्शन कहाँ है, ये है आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड मतलब यहां सेंटर पे गोले के अंदर डॉट लग गया। ठीक है, तो क्या कहोगे, आप कहोगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, एक तरीका। अब अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखो जल्दी से बता दूं, मैं 11th रिकॉल करा दूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालें, तो क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि ये मेरे पास अगर ये दो वेक्टर्स हैं A एंड B, ठीक है, इनसे अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, ये एंगल अगर थीटा है, पैरेललोग्राम ACDE, अगर ये पैरेललोग्राम है सपोज, ठीक, तो इस पैरेललोग्राम का अगर मैं एरिया निकालूं तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, एरिया आप निकालना जानते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, ये लेंथ हो गई एक साइड, इसकी हाइट निकाल दो, तो हाइट निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये B है इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपको B sin थीटा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है आपको, मैं बता चुका हूं, फॉर्मिंग बाय वेक्टर्स A एंड B। क्या है, A इस वेक्टर की लेंथ AC इंटू EN, AC इंटू EN,
AC कितना है, A है, और EN कितना है, B sin थीटा है। AC A है और EN कितना है, B sin थीटा है। और AB sin थीटा क्या चीज है आपका, मॉड ऑफ A क्रॉस B है। तो जो मॉड ऑफ A क्रॉस B है आपका, जो मॉड ऑफ A क्रॉस B है, A और B दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, उस पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B निकाल के उसका मॉडुलस ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है। और अगर हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में दिखाना हो, एरिया वेक्टर की फॉर्म में, तो एरिया वेक्टर कहां होगा, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड एक्ट करता है। अगर आप याद करें, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर नॉर्मली एक्ट करता है। तो एरिया वेक्टर अगर हम निकालें, एरिया वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। एरिया वेक्टर फॉर्मिंग बाय टू, एरिया वेक्टर समझ रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इसका मतलब यह है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्मिंग बाय टू ए एंड बी। ए एंड बी से जो पैरेललोग्राम बना, उस पैरेललोग्राम का एरिया जो है, इस पूरे को एरिया वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो एरिया वेक्टर की फॉर्म में ये हो जाएगा A क्रॉस B। मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इस होल एरिया को बताएगा और A क्रॉस B की दिशा एरिया वेक्टर की दिशा को बता रही होगी। कैसे बता रही होगी, A क्रॉस B कहां एक्ट करता है, जिस प्लेन में A और B होते हैं उसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर कहां होगा, ये A और B इस प्लेन में है, तो पैरेललोग्राम इसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में A और B होंगे। ठीक है। तो एरिया वेक्टर कहां आएगा, इस दिशा में आएगा आउटवर्ड, तो A क्रॉस B भी आउटवर्ड है। A क्रॉस B भी आउटवर्ड है, देखें A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जो होगा हमें, वो क्या होगा, डायरेक्शन के साथ साथ A क्रॉस B हमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या करेगा, A क्रॉस B हमें इस पैरेललोग्राम के एरिया के साथ साथ डायरेक्शन भी दे देगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, क्लियर। ये वेक्टर के साथ आ गया, डायरेक्शन के साथ आ गया एरिया वेक्टर, क्लियर। अब अगर मुझे यहां पर इस क्वेश्चन पे मैं वापस आऊं, ठीक है बच्चों, इसको मिटा रहा हूं मैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को नोट कर लीजिएगा बगल में याद से। ठीक है, एक एक बात को नोट करना है, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इससे रिलेट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, एक एक चीज को नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में। क्या करना होगा, अगर मैंने इसी को वेक्टर की फॉर्म में लेना है तो ये कहां है, आउटवर्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, करंट इंटू एरिया डायरेक्शन के साथ लाना है मुझे यहां वेक्टर फॉर्म में। तो करंट की दिशा में चलते हुए किन्हीं दो कंसेक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। जैसे ये करंट की डायरेक्शन में चलते हुए ये दो कंसेक्यूटिव साइड AC और CD, तो AC क्रॉस CD, ये आपका डाइपोल मूवमेंट हो गया, विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ गया। इसमें ये तो आ ही गया I इंटू ए बी, साथ में डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है, वो कैसे आएगी, ये क्या ACCD कैसे लिखा जाएगा, अगर यहां पे मेंशन कर दूं मैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब आप AC लिख सकते हो आसानी से, AC इज BI कैप और CD इज AJ कैप। तो BI कैप इसकी जगह और इसकी जगह AJ कैप। ठीक है, I क्रॉस J करके यहां पे डायरेक्शन निकाल लेंगे। कोई और ओरिएंटेशन दिया होगा इस रेक्टेंगुलर लूप का एक्सिस के साथ, उस ओरिएंटेशन पे इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे, कोई भी दो साइड, अगर आपने ये नहीं लेनी है तो आप चाहें तो ये वाली साइड ले लें, करंट इंटू CD ले लिया आपने, तो इसी के कंसेक्यूटिव ऑर्डर में बढ़ते हुए DE क्रॉस D, उल्टा नहीं चल सकते, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में चलना, कंसेक्यूटिव साइड का प्रोडक्ट। ED क्रॉस DC नहीं लेंगे, रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन। देख सकते हो AC क्रॉस CD, देखो तो AC वेक्टर टेल टू टेल मिला दो इन दोनों वेक्टर की, इसको आगे को शिफ्ट कर दो, AC आ गया, AC क्रॉस CD कहां आ गया, आउटवर्ड। तो डाइपोल मोमेंट आउटवर्ड ही तो है, और इसका मैग्नीट्यूड AC क्रॉस CD का मैग्नीट्यूड ये पूरा एरिया मुझे दे देगा, AB दे देगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गई। या फिर I इंटू
DE क्रॉस EA, कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड, या फिर I इंटू EA क्रॉस AC, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड करंट की दिशा में क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, सबका रिजल्ट एक ही आएगा, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। समझ रहे बच्चों, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, ऐसे आप वेक्टर की फॉर्म में निकाल सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बता रहा होता है हमें कि हमें ये करना है या ये करना है, आंसर ये देना है या ये देना है। ठीक है, जब भी एक्सीज मेंशन होंगी रेक्टेंगुलर कॉइल के ओरिएंटेशन के साथ एक्सीज मेंशन होंगी, या किसी भी कॉइल के ओरिएंटेशन के साथ एक्सीज मेंशन हो, तो हमें ये करते हुए चलना है हमेशा। आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखें बच्चों, A C D एंड ABE। ठीक है, सेक्शन इस एंड A पे या इस पॉइंट पे करंट एंटर कर रही है, और इस पॉइंट पे एंटर करने के बाद इस पॉइंट से वापस सेम करंट लीव कर जा रही है। ठीक है, सेम करंट लीव कर रही है, ऐसे एंटर करके ऐसे लीव कर, मतलब इस पॉइंट पे आगे करंट दो जगह बढ़ रही है, एक ACD और ABD में। मान लो यहां पे करंट आपकी गई कितनी I1, और यहां पे करंट गई कितनी I2, तो ACD और AED, E मान लो, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो ACD और AED ये दोनों पोर्शन आपके किस में है, पैरेलल में है। हमसे कह रहा है कि R रेडियस का सर्कुलर कॉइल है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है बच्चों। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बताया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। कैसे बताया जा सकता है, मान लो ये वाला सर्कुलर पोर्शन, ये वाला सर्कुलर पोर्शन, पहली बात ये जो वायर, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, ये पॉइंट, ये सेंटर इस वायर के ऊपर और इस वायर के ऊपर लाई कर रहा है, तो इन दोनों स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से सेंटर पे कोई फील्ड नहीं आएगी। ठीक, कौन से प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ओनली दिस सर्कुलर सेगमेंट एंड दिस सर्कुलर सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। इसकी वजह से अगर मैं फील्ड देखूं तो इसकी वजह से फील्ड कहाँ आएगी, करंट के डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करोगे तो कहाँ आएगी, आउटवर्ड। तो AED आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ACD कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, इनवर्ड। तो ACD की वजह से इनवर्ड है और AED की वजह से आउटवर्ड है। ठीक है, मान लो ये वाला पोर्शन एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये वाला AED α1, ठीक है, या θ1, ये AED एंगल बना रहा है कितना, θ1, और ये जो एंगल बना रहा है, ये वाला जो एंगल है, मान लो ये θ2 है। ठीक है, 2 पाई माइनस θ1 भी ले सकते हो, ये θ1 है, θ2, θ1 प्लस θ2 कितना होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। 2 पाई मीन 360 डिग्री, डिग्री में नहीं लेना होता है एंगल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर निकालूं AED का फील्ड, तो AED का फील्ड कितना है, जरा देखो तो सही। AED पोर्शन की वजह से जो फील्ड है वो कितना है, B1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I/R इंटू थीटा। थीटा कितना है, θ1 है, तो I2/R, इसमें I2 है ना करंट, इसमें I2/R इंटू θ1। ये I2 है तो इसको θ2 ले लूं, एक ही सा पैटर्न लेना चाहिए ना, इसको θ1 ले लूं। मैंने इसमें I1 ली तो ये θ1, इसमें I2 ली तो ये θ2, तो I2 इंटू θ2, और इसको मैं B2 ले लूं फिर। ठीक है, AED को β2 ले लूं, और ACD का फील्ड देखूं तो ACD का जो फील्ड है, कहां है ये फील्ड, ये फील्ड जो है कहां है, देखो तो सही, कर्ल करो, यहाँ पे गोले के अंदर मैंने डॉट लगा दिया, डॉट आपको बताएगा कहां है, आउटवर्ड है।
ठीक है। ए सी डी का फील्ड V1 ले लूं, 1 ले लिया मैंने, ये V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। करंट कितनी है इसमें, I1 अपॉन रेडियस सेम है R इंटू क्या, थीटा 1 ले लिया। कहां पे होगा, कर्ल कर दिया मैंने, गोले के अंदर क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो रिजल्टिंग फील्ड निकालने के लिए दोनों फील्ड को, रिजल्टिंग फील्ड को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं B1 अपॉन B2 निकाल दूं तो B1 अपॉन B2 कितना है, देखो तो सही, सब कुछ कैंसिल हो रहा है। B1 अपॉन B2 इज I1 अपॉन I2 इंटू θ1 अपॉन θ2, ठीक है। I1 अपॉन I2 इंटू θ1 अपॉन θ2 है। क्लियर बच्चों। नाउ एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला लगा दूं तो θ1 अपॉन θ2 निकालूं तो θ1 अपॉन θ2 क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ मान लो ये वाली आर्क लेंथ ACD L1 है, ये आर्क लेंथ L1 है, और ये वाली मान लेता हूं आर्क लेंथ L2 है। तो कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसकी रेडियस, और θ2 कितना हो जाएगा, इसकी आर्क लेंथ L2 अपॉन रेडियस, रेडियस दोनों आर्क का सेम ही है। तो θ1 अपॉन θ2 कितना आएगा, यहां से देखो तो सही बच्चों, θ1 अपॉन θ2 आएगा यहां से L1 अपॉन L2, ठीक है। θ1 अपॉन θ2 कितना आया, L1 अपॉन L2 आया। अब मुझे I1 I2 चाहिए, ठीक है। तो I जो है I1 अपॉन I2 अगर मैं निकालूं तो I1 अपॉन I2 को अगर मैं निकालूं तो I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, VI इज इक्वल टू V अपॉन R1 और I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। V क्यों ले लिया सेम, V इसलिए ले लिया सेम क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ ए और पॉइंट ए और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा इस पे, वही होगा इस पे, दोनों पैरेलल में हैं। तो V कैंसिल हो गया, तो I1 अपॉन I2 कितना आ गया, बोलो जल्दी से, R2 अपॉन R1 आ गया, ठीक है। अगर दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, एक बार और सुन लो, ठीक है। सेम मटेरियल के वायर हैं, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, थिकनेस सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल सेम, मटेरियल सेम दोनों पोर्शन का, इसका और इसका, और थिकनेस वायर की सेम, थिकनेस भी सेम, मटेरियल भी सेम, थिकनेस भी सेम। तो R1 क्या हो गया, रो L2 अपॉन A, R2 हो गया, और R1 क्या हो गया, रो L1 अपॉन A। क्योंकि मटेरियल सेम है, थिकनेस सेम है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम हो गई, एरिया सेम हो गया। तो I1 अपॉन I2 कितना आ गया, जरा देखो तो सही, I1 अपॉन I2 आ गया हमारा L2 अपॉन L1, इक्वेशन आ गई 2। तो हमारा यहां से θ1 अपॉन θ2 उठा के यहां, और I1 अपॉन I2 उठा के यहां डालो, ठीक है। तो आपका क्या आएगा बच्चों, आपका B1 अपॉन B2 जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कितने मिलेगा, I1 अपॉन I2 की जगह आपने यहां पे डाला L2 अपॉन L1, और θ1 अपॉन θ2 की जगह आपने यहां डाला कितना, L1 अपॉन L2। कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने का मतलब ये हो गया कि B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1, यानी B1 बराबर B2, यानी दोनों फील्ड कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और डायरेक्शन में अपोजिट आ रहे हैं, ये और ये दोनों इक्वल फील्ड हैं। सो रिजल्टिंग फील्ड, दोनों फील्ड का रेशियो 1 है। सो रिजल्टिंग फील्ड एट सेंटर B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, चूंकि दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 0। सेंटर पे फील्ड 0 है। इसी जैसा क्वेश्चन हमने एक स्क्वायर लूप ली थी, याद करो, स्क्वायर लूप ली थी, उससे किया था, ठीक है। उसी स्क्वायर लूप को अगर मैं ये 3 साइडेड थी, 3 साइड को सर्कुलर पोर्शन दे दिया, इधर भी सर्कुलर पोर्शन दे दिया। जब भी करंट डिवाइड हो रही होगी यहां ऐसे करके 2 जगह पे, तो सेंटर पे फील्ड क्या आएगी सर्कुलर लूप में, 0। कहीं भी पोजीशन हो, ये इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ए एंड डी, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ए एंड डी, ए एंड डी की पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगी, यहां ले लूं या यहां ले लूं, अगेन 0, कहीं भी होगा पॉइंट, ठीक है। फील्ड जो होगी वो क्या आएगी, 0 ही आएगी, ऑलवेज 0 आएगी। एंड
free from angles of connections of terminals। जो टर्मिनल्स जो हैं जहां कनेक्ट कर रहे हैं हम, ये टर्मिनल जो ए सी ई डी जो θ2 बना रहा है और ए सी डी जो θ1 बना रहा है, इससे इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये फिगर देखें एक बार, समझिए जरा ध्यान से। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ऐसा शेप देके इसे बेंड कर दिया है। ठीक है, ऐसा शेप देके यहाँ ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ये वायर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दोनों एंड ऐसे जा रहे हैं और इस पोर्शन को सर्कुलर शेप दे दिया। ऐसा सर्कुलर शेप देके, ऐसा सर्कुलर शेप दे दिया हुआ है वायर को, ऐसे करंट जा रही है और दोनों एंड ये है वायर के, ऐसा शेप दे दिया वायर को। हमने क्या करना है, इस सर्कुलर पोर्शन का जो सेंटर है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है। ठीक है, इसको 3D फिगर में ऐसे दिखाया गया है। क्लियर बच्चों? तो अब अगर आपको मैं याद दिला दूं, अगर वायर हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग था, बायो-सावर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग था और पॉइंट अगर एक एंड पे लाई कर रहा था, यहाँ d दूरी पे, एक एंड पे, ये वाला एंड इंफिनिटी पे जा रहा था, पॉइंट अगर यहाँ पे था, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आई थी एंड पे, वायर के एंड पे जो फील्ड आई थी वो आई थी μ0/4πI/d, इतनी आई थी। ठीक है, ये आई थी, याद रखना। ठीक, और अगर सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, तो सेमी सर्कुलर पोर्शन के सेंटर पे अगर आपने फील्ड निकालनी होगी, अगर ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रही है, डायरेक्शन तो वैसे निकाल लेंगे जो बताया। तो ये थीटा एंगल कितना बना, पाई बना, तो थीटा इक्वल टू पाई रख दोगे, जो अभी मैंने एक्सप्रेशन बताया ना, क्या आएगा, μ0/4πI/r इंटू थीटा, थीटा इज पाई, तो कितनी आएगी, μ0/4I/r। तो सेमी सर्कल के सेंटर पे फील्ड μ0/4I/r, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के एक एंड पे d दूरी पे फील्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, μ0/4πI/d। ये दो एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हो सकते हैं। अगर मैं इसकी वजह से निकालूं, इस पोर्शन की वजह से निकालूं, तो ये पोर्शन ये है मेरा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इनफैक्ट ये मैं ले लूं ACD इज द सर्कुलर पोर्शन। तो इन्फिनिटी से A तक जो स्ट्रेट वायर आया है, ऐसे आया है, करंट इसमें ऐसे है। ठीक है, पॉइंट यहाँ है, एंड पॉइंट यहाँ है, तो करंट की दिशा में रखेंगे थंब को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखेंगे फिंगर्स को, पाम को पुश करेंगे तो पॉइंट O पे फील्ड, जो ओरिजिन पे फील्ड नीचे को जाएगी। ठीक है, नीचे को जाएगी। और ये वाला जो पॉइंट है, इसमें देखो वायर ऐसे, ये वायर AD से ऐसे निकल रहा है, करंट इसमें ऐसे जा रही है, देखो ऐसे, तो करंट की दिशा में रखेंगे थंब को। ठीक है, पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इधर है, एंड पॉइंट। ठीक, करंट की दिशा में रखेंगे थंब को, इधर को रखेंगे फिंगर को, पाम को पुश करेंगे, नीचे को जाएगी। तो इसकी फील्ड भी नीचे को, और इस वाले वायर की फील्ड भी, करंट की दिशा में रखा थंब को, इसका फील्ड भी नीचे को, दोनों का नीचे को आया फील्ड। ठीक है, तो दोनों बोथ स्ट्रेट पोर्शन की वजह से जो फील्ड है वो कहां है, B1 इज इक्वल टू μ0/4π, देखो ये लगाऊंगा, μ0/4πI/d। d कितना है यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कि रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, μ0/r। ठीक है, अब अगर आप इसमें डायरेक्शन, चूंकि फ्रेम मेंशन है तो फ्रेम के हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हो, तो डायरेक्शन दो। तो नीचे को कौन सी डायरेक्शन है, जरा देखो तो सही, नीचे को जो डायरेक्शन है वो -z। ठीक है, तो B1 के ऊपर एरो लगाओ, ठीक है, यहाँ माइनस साइन लगाओ और यहाँ पे k कैप लगा दो। ठीक है, -μ0/4π, ठीक है, I/r इंटू k कैप। किसकी वजह से, एक की वजह से, कितनी है, 2, तो उसकी वजह से भी नीचे को, तो μ0/4π I/r इंटू k कैप, बोथ के लिए निकाल रहा हूं। ठीक है, तो B1 जो आ गई वो कितनी आ गई, जरा देखो तो सही, माइनस ऑफ μ0/4π, μ0/2 पाई हो जाएगा ये, μ0/2π या 4π ही ले लो, चलो, μ0/4π
2 टाइम्स हो जाएगा ऑफ आर इंटू के कैप। ठीक है, आप सर्कुलर पोर्शन का निकाल दो जल्दी से। जब आप सर्कुलर पोर्शन का निकालोगे तो सर्कुलर पोर्शन को देखो तो सही, करंट की दिशा में परपेंडिकुलर इस प्लेन में है ना, इस वाले प्लेन में है कॉइल, पाम रख के कर्ल कर दो। कर्ल करोगे तो इनवर्ड, इनवर्ड कौन सी दिशा है जरा देखो तो सही, ये एक्स एक्सिस है तो माइनस एक्स एक्सिस यानी माइनस आई कैप, माइनस आई कैप की दिशा में। तो B2 जो है वो कितनी आ जाएगी, B2 आ जाएगी माइनस ऑफ म्यू नॉट, वो लगाओगे अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर, माइनस एक्स एक्सिस की दिशा में तो माइनस आई कैप। ठीक है, तो माइनस साइन यहां लगा दिया और आई कैप ये लिख दिया। ठीक है, ये आ गई फील्ड दोनों कॉइल की, दोनों स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से, और ये आ गई सर्कुलर पोर्शन की वजह से। तो नेट फील्ड आ गई मेरे बच्चों। तो नेट फील्ड क्या हो गई, इन दोनों का वेक्टर सम। तो नेट फील्ड आ गई हमारी, नेट फील्ड दोनों वेक्टर फॉर्म में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, के कैप और आई कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड भी खाली निकाला जा सकता है और यहां से भी निकल सकता है मैग्नीट्यूड। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर इंटू के कैप माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर इंटू आई कैप। तो आपका आंसर आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 है, पाई नहीं है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया, यहां पे बच गया 2 अपॉन पाई के कैप, और यहां पे बच गया माइनस, यहां पे बच गया प्लस आई कैप, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। ये आपका आंसर आया मैग्नीट्यूड में। अगर आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में खाली मैग्नीट्यूड पता करना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर अंडर रूट 4 अपॉन पाई, इसका स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का कॉमन सेंटर है, दोनों सर्कुलर पोर्शन का, दोनों सेमी सर्कुलर पोर्शन है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर, एट कॉमन सेंटर। तो कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी बच्चों। तो B1 किसकी वजह से निकालू, सबसे पहले बताओ तो सही। पहले ACD, तो करंट की दिशा में रख के कर्ल कर दोगे, कहाँ आएगी, इनवर्ड। ठीक है, तो B1 ACD की वजह से मान लो B1 आई, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, आर कितना है A इंटू थीटा, थीटा कितना है यहाँ पाई है। सेमी सर्कुलर पोर्शन सेंटर पे जो एंगल बनाएगा पाई बनाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया मैंने। कहाँ आई है, कहाँ पे आई जरा बताओ तो सही, कहाँ पे आई, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब गोले के अंदर क्रॉस लग गया, गोले के अंदर क्रॉस लग गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई A बचेगा। AED पोर्शन देखो, AED की वजह से जो आई B2 इज इक्वल टू वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या आ गई, आई अपॉन, एक ही करंट जा रही है, एक ही करंट घूम रही है, एक ही करंट, क्लोज लूप है। ठीक है, आई अपॉन ये कितना आ गया B, ये भी पाई। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 बचेगा खाली, पाई पाई कैंसिल हो गया। कहाँ आएगी, कहाँ आएगी देखो तो सही, गोले के अंदर क्रॉस कर दो, यहाँ इसकी वजह से भी कहाँ इनवर्ड आई, तो ये भी इनवर्ड। तो नेट फील्ड कितनी हो गई, दोनों सेम दिशा में है तो दोनों सेम दिशा वाले फील्ड के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। तो कितनी आ गई यहां से, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई A कॉमन ले लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, ये फील्ड आ गई। ठीक है, दोनों का। बच्चों ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क में घर के लिए। ठीक है, ध्यान से देख लें एक बार क्वेश्चन। ये कॉइल है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। ठीक है, ये फ्लैट ACD स्ट्रेट पोर्शन है और ये सर्कुलर पोर्शन है, R रेडियस है। ठीक, तो
ओ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दूसरा देखें, ये दोनों कॉइल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉइल है, दोनों का कॉमन सेंटर है, ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों में करंट सेम फ्लो कर रही है, इनके कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखें बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन देखें, ये दो वायर हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ गोले के अंदर डॉट वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रही है 5I, इसमें करंट फ्लो कर रही है 2I। वायर कहाँ रखे हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ योर पेपर एंड यहाँ बोर्ड के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। डॉट का मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, आउटवर्ड। यहाँ पे भी वायर ऐसे रखा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, आउटवर्ड। लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग परपेंडिकुलर वायर्स को प्लेन ऑफ द पेपर ऐसे ही दिखाया जाता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर वायर फ्रॉम वायर सी वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ द वायर इज 0। दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ 0 आएगी, यहाँ यहाँ आउटसाइड कहाँ आएगी, ये बताना है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। ओके देन, ठीक है, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे।